नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार कोरोना से मुद्दों पर लेकर हम तमाम सारे डॉक्टर्स से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ डॉक्टर सौरभ मालवीय मौजूद हैं, जो टास्क फोर्स कमेटी के मेंबर हैं, आईएमए के मेंबर हैं, आईएमए पर तमाम सारे पदों को सुशोभित कर चुके हैं और रिमेटोलॉजिस्ट हैं। इंदौर में अगर कोई बड़े कंसल्टेंट की बात करें रिमेटोलॉजी में, तो सबसे पहला नाम डॉक्टर सौरभ मालवीय का आता है। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जोशी जी, सर, धन्यवाद आपने कॉल किया मुझे। आप यूँ तो रूमेटोलॉजिस्ट हैं, लेकिन तमाम सारे शासकीय कमेटी के सदस्य हैं और कोरोना को लेकर काफ़ी सारा रिसर्च आपके पास है, काफ़ी सारी जानकारी आपके पास है। तो इस समय की अगर हम बात करें तो सूरत हाल क्या है? देखिए, डेफिनेटली अभी स्थिति तो खराब होती चली जा रही है अगर हम नंबर को देखें तो कोविड के। और इसका अनुमान था शुरू से ही कि इतने समय में इतने केसेस हो सकते हैं, लेकिन इंदौर के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने इतना प्रयास किया, तो ये स्थिति हम 1 महीने पहले देख रहे थे। अब ये मान के चले स्थिति जो आज है, अराउंड 250-300 केसेस रोज आ रहे हैं। ये ऐसा अनुमान लगाया था हमने अप्रैल मई में कि ये जुलाई अगस्त में आएगा, ऐसा इतने केसेस। तो प्रयासों के कारण ही अभी अनुमानित केसेस कम ही आ रहे हैं जितना हमने अनुमान किया था, और स्थिति इससे और आगे नंबर ऑफ केसेस पर डे आगे बढ़ने वाले हैं ऐसा लगता है। क्योंकि अभी भी जो आम जनता है, हम अगर मैं अपने आप को एक आम जनता का मानूं, तो अभी भी हम संभल के नहीं चल रहे हैं, अभी भी हम जागरूक नहीं हैं, अभी भी हम जो सावधानियां कोरोना के साथ जीने की करनी होती है वो नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम हर जगह पे हर चीज में रुकावट आ रही है जी। अगर हम डिस्टेंसिंग की बात करें, अगर हम मीटिंग की बात करें, क्राउडिंग की बात करें, अगर हम मास्क की बात करें, हाइजीन की बात करें, तो अभी भी प्रॉपर तरीके से कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यही कारण है केसेस बढ़ रहे हैं। इसमें कोई सरकार का या एडमिनिस्ट्रेशन का मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड मुझसे किसी ने पूछा था 1.5 महीने पहले, जब 50 केस हो जा रहे थे, तो मैंने बोला था ये मैंने कि एक दिन ऐसा आने वाला है कुछ दिनों में कि जिसमें 500 केसेस हो जाएंगे। अगर हमने संभल के नहीं जीना सीखा तो यही हो रहा है। और बस एक दुख की बात यह है कि केसेस कितने भी आए, दुख की बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में गंभीर केसेस ज्यादा आने लगे हैं, सीरियस केसेस ज्यादा आने लगे हैं। ये एक दुख की बात है। अदरवाइज 10 दिन पहले तक केसेस तो आ रहे थे, बट वो गंभीर और सीरियस नहीं थे। हमारे पास पर्याप्त बेड थे अस्पताल में, पर्याप्त साधन तो है अपने पास, लेकिन पर्याप्त बेड थे। अब पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमें बेड की स्थिति, गंभीर वाले बेड नहीं मिल पा रहे हैं, आईसीयू बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। तबकि और अभी अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो 94 बेड्स थे हमारे पास। तो अब सब आईएमए ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि 250 बेड्स के लिए तैयारी रखें आप कम से कम। तो ये अस्पताल बढ़ा रहे हैं बेड्स इसके लिए। और ये गंभीरता केसेस क्यों आते हैं? जब आदमी लेट रिपोर्ट करता है, बीच में अर्ली रिपोर्ट करना चालू कर दिया था, अब फिर लेट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब फिर से लेट हो रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जल्दी जैसे सिम्टम आए वैसे ही अपने फीवर क्लिनिक में दिखाएं, अपने फिजिशियन को दिखाएं। फिजिशियन फीवर क्लिनिक डायरेक्ट करता है, टेस्टिंग कराए, और टेस्टिंग करके सबसे पहले आइसोलेट कर लें। सब टेस्टिंग करे भी नहीं, सिम्टम आया अपने आप को आइसोलेट कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइसोलेशन सबसे पहला काम जो है इसमें करना है हमको, क्योंकि एक आदमी आईसीएमआर के डाटा के हिसाब से 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है 14 दिन के अंदर अंदर। तो आप सोचे कि 3 दिन भी अगर निकाल दिए डिले डायग्नोसिस में, आइसोलेशन नहीं किया, तो वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं एक पेशेंट। इसीलिए तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए सब लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। सर, आपने एक अच्छी बात ये कही कि आप मार्च अप्रैल में ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जून तक ये केसेस 15,000 होने की संभावना है और केसेस ज्यादा होंगे। लेकिन प्रशासन की एक अच्छा प्रयास रहा, डॉक्टर्स की अच्छी मदद रही, जिसकी वजह से ये सब चीजें नहीं हो पाई। जून में भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ खुल चुका था शहर, और जो धीरे धीरे खुलता जा रहा है वैसे वैसे स्प्रेड होता जा रहा है। तो क्या लग रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग फॉलो नहीं कर रहे, जैसा आपने कहा, भीड़ भाड़ में ज्यादा जा रहे हैं, तमाम सारी सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, इसके अलावा कोई कारण नजर आता है? देखिए,
अगर अगर तीन जो जो कोरोना फैलता क्यों, मेनली एरोसोल जनरेटेड है और ड्रॉपलेट से ही फैलता है, खांसते छींकने से। तो और इसको अगर हम बेसिक्स पे चलते हैं, बेसिक रूल से, कि अगर किसी को कोई इन्फेक्टेड है तो कहाँ कहाँ अपन रोकथाम करनी चाहिए। अगर हमने मास्क पहना, मैंने मास्क पहना है और सामने वाले ने भी मास्क पहना है, राइट, तो हम इसको ऑलमोस्ट 65% 68% रोक लेंगे ट्रांसमिशन को, है ना। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। और अगर हमने हाथ साफ किया है, मान लो खांस भी लिया अपन और आसपास किसी टच अपने साथ आसपास की सतह को टच कर लिया, फेस को टच कर लिया और अगर हाथ साफ कर लिया, तो हम 55% तो ओनली हाथ साफ करना, और मास्क और हाथ साफ करने से हम 91% तक कोविड को रोक सकते हैं। और अगर इसमें हमने डिस्टेंसिंग मिला ली तो 98% तक हम कोविड को रोक सकते हैं। तो ये बैक टू बेसिक्स, अभी भी ये बेसिक जो SMS है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसका प्रयास करके जीना सीख जाएंगे, जिंदगी आगे बढ़ाएंगे, सब अपना काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब लॉकडाउन होने की जरूरत नहीं है। अगर हमने SMS का पालन किया है अच्छे से, हमने क्राउडिंग नहीं की है, गैदरिंग नहीं करी है, उत्सव नहीं मनाए हैं, हम उत्सवी लोग हैं इंदौर के लोग, हम बहुत जल्दी से उत्सव में आ जाते हैं कि हमको उत्सव मनाना है, करना है। फिर कुछ धारणाएं हम लोगों की, जैसे किसी की कोई पूजा है, उपवास है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेग्नेंट महीना है तो 8वां पूजन है घर में, तो वो लगता है कि ताऊजी को भी बुला ले, फैमिली को, चाचा की फैमिली को भी बुला ले, मामा की फैमिली को भी बुला ले, एक जरूरी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के डेथ हो गई तो वहां जाना जरूरी बन जाता है। ये सब अवॉइड करना होगा, ये सब नहीं करना होगा हमको, उत्सव भी नहीं मनाना होगा हमको। और जरूरी प्रथाएं भी जो पुराने समय में होती थी और जरूरी होती है कुछ, इस समय में नहीं करें। और चाहे ऑफिस हो, चाहे शॉप हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे कहीं भी हो, गैदरिंग न करें, भीड़ न रखें, 2 मीटर की 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। ये चीज फॉलो करेंगे आप खुद ऑब्जर्व करोगे। आप 1 किलोमीटर स्ट्रेच देख लीजिए सड़क पे जाके, आप अपनी गाड़ी में से देख लीजिए कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। आपको आधे लोग, क्या 70% लोगों के मास्क गाड़ी पे मिलेंगे आपको। फेस मास्क तो कहीं मतलब मैक्सिमम लोग नहीं लगाते हैं। तो दैट इज द मोर रीजन ऑफ स्प्रेडिंग दिस। यही रीजन है ये जो बीमारी स्प्रेड हो रही है। एक भूल, जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं, आप बताओ हाईवे पे आप अपने हाथ में स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं है और ब्रेक कंट्रोल में नहीं हो, तो एक गलती से एक्सीडेंट होता है। ऐसा ही कोविड में ये 3 चीजों में से एक गलती करी हमने तो कोविड हो सकता है। हमने पूरा महीना भर प्रिकॉशन रखा, पूरा अच्छे से ध्यान रखा, सब कुछ फॉलो किया और एक गलती की भारी पड़ जाती है। तो यही बेसिक रूल है जी। बेसिक रूल की आपने बात कही है, निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम सड़क पर जा रहे हैं, रोड पर अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अपने वाहन पर जा रहे हैं, तो ज्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क को फॉलो नहीं कर रहे हैं, SMS को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सही कहना है आपका। अब 300 पेशेंट के लगभग का एवरेज धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं उसके नजदीक। क्या लगता है, जिस तरह से बाकी सारे अब सब चीज ओपन हो चुकी है, कर्फ्यू हट गया है, संडे का लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ये नंबर ऑफ पेशेंट्स और बढ़ेंगे? ऐसा अनुमान है, बिल्कुल बढ़ेंगे। क्योंकि इसको जब तक जो इन्फेक्टिविटी रेट 1.3 से कम नहीं आएगी, एक रेशियो का इन्फेक्टिविटी रेट का, तब तक ये केसेस थोड़ा बढ़ते जाएंगे। और इन्फेक्टिविटी रेट को बढ़ाना मतलब एक पेशेंट से एवरेज 1.3 से ज्यादा, है ना। तो अगर 1.3 से ज्यादा होते हैं, 1.5 तक जाते हैं, तो डबलिंग रेट बढ़ जाती है और यही बढ़ रहा है ना। एक रेट की बात करें तो 1.3 से कम नहीं होंगे तब तक ये केसेस बढ़ते जाएंगे। और मैंने आपको बताया ना, ये आम जनता, हम सब के प्रयासों से ही हम रोक पाते हैं। जैसे मान लीजिए आज अगर मैं बात करूं, मेरे कुछ जानने वाले लोग, मेरे पास कम से कम 8-10 फोन रोज आते हैं किसी न किसी के थ्रू कि सर सर्दी हो रही है, बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, मुंह का टेस्ट खराब हो गया है, क्या करना चाहिए। मैं बोलता हूँ सबसे पहले प्रशासन कोविड टेस्ट कराओ, अपने फीवर क्लिनिक पे दिखाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ और आइसोलेट हो जाओ। सबसे पहला काम है आइसोलेट हो जाओ। अब मैं हमारे कहने के बावजूद भी, और यही बातें सारे डॉक्टर्स के साथ है, हमारे कहने के बावजूद भी पब्लिक ये फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि लगता है कि कोविड कराएंगे टेस्ट तो हमको आइसोलेशन में जाना पड़ जाएगा, हमारा 14 दिन का पूरा पीरियड खराब हो जाएगा, इकोनॉमिकली हमारे धंधे बंद हो जाएंगे, हमारा ऑफिस में छुट्टी हो जाएगी।
तो इसके कारण कहीं ना कहीं आज आदमी से भाग रहा है, बच रहा है इस चीज से। तो उस बचने के कारण डिले डायग्नोसिस हो रही है, डिले टेस्ट हो रहे हैं और केसेस सिवियरिटी बढ़ रही है। इसीलिए जो 250-300 नंबर है, ये नंबर इसीलिए और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि अभी भी हम थमे नहीं है, हम सब ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया था 1.25 महीने पहले कि 500 नंबर भी आएंगे, अभी फिर बोल रहा हूँ 500 केसेस भी आएंगे। और अगर हमने नहीं सुधरा, जैसा भी नागपुर में हो रहा है, 1500, 1700, 1000 केसेस रोज आ रहे हैं। नागपुर भी एक इंदौर जैसा शहर है, थोड़ा सा बड़ा होगा हल्का सा, बट इतने केसेस वहां आ रहे हैं। अगर हम नागपुर और इंदौर कंपेयर करें तो इंदौर में चूंकि हमारा शासन प्रशासन सख्त है, अच्छा है, स्ट्रांग है, इसलिए इतने केसेस नहीं है। नागपुर में इसलिए ज्यादा है। तो ये केसेस हमारे यहाँ भी आ सकते हैं अगर हमने इसका इतना ध्यान नहीं रखा तो। डॉक्टर, आपने जो कहा कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, और नागपुर को जब हम कंपेयर करने जाए तो सही कहना है कि इंदौर और नागपुर की जनसंख्या या भौगोलिक स्थिति लगभग बराबर है, एक जैसी है। हम काफी अच्छी स्थिति में अगर नागपुर से जब हम कंपेयर करने की बात करें अपने आप को तो। लेकिन क्या ये जब माना जाता है, लगातार कहा जाता है कि कोरोना का पिक आएगा, तो क्या ये पिक आ चुका है या आने वाला है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि पीक अभी भी आया है, क्योंकि पीक आने के लिए आपको एक एवरेज निकालना पड़ता है जनता का, कितने % जनता इन्फेक्ट हो गई है, राइट। अगर ऑलमोस्ट मोर देन 30% जनता इन्फेक्ट हो गई, 40% जनता इन्फेक्ट हो गई है, तो फिर पीक का बात करेंगे। अभी तो इतना जनता इन्फेक्ट नहीं हुई है, राइट। फिर पीक आने के बाद फिर ढलान पे आता है केसेस। अभी जो कि अभी पीक वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑलमोस्ट आ गया है, जैसे यूरोप में आ गया है, वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे काफी कर्व फ्लैट आ गया है, डाउन पे आ गया है। इनफैक्ट यूएस में पीक चल रहा है ऑलमोस्ट, राइट। तो अभी स्टिल पीक नहीं आया है, क्योंकि अभी भी इतना इंडिया की जनता के पॉपुलेशन देखें हम, तो अभी भी 75,000 के आसपास, 70,000 के आसपास पर डे केसेस आ रहे हैं। अगर हम प्रपोर्शन करेंगे अपने केसेस को, तो ये लगभग आप मान के चले कि 2-2.5 लाख डेली अगर आते हैं, तो हम मान लेंगे पीक हो रहा है। अभी इंदौर में अगर हम मान लेते हैं 1000 से 1500 केसेस रोज आ रहे हैं, और तो फिर मान लेंगे पीक हो रहा है। यही है, अभी तो इतना केसेस इतना नहीं आया है। अगर हमने अभी प्रयास कर लिया तो हम वेट आएगी हमारी, हो सकता ना आए, लेकिन अभी जनता को प्रयास करना पड़ेगा ताकि पीक को छुए ना हम। आपने ठीक कहा सर, यूएस और यूरोपीय देशों में पिक आ चुका है और ढलान की तरफ जाएगा। हम इंदौर के रेफरेंस में अगर बात करें तो क्या वायरस की इंटेंसिटी वैसी ही है जैसी अप्रैल या मई में थी? देखिए, अभी जो लग रहा है इंटेंसिटी फिर से वैसी आ गई जैसे अप्रैल में थी। बीच में जून जुलाई का पीरियड बहुत अच्छा निकला हमारा, तब हमारे विरुलेंस केसेस कम आ रहे थे। विरुलेंस मतलब खतरनाक, जो सीवियर केसेस वायरस के, वो कम थे। और अब वापस से हमारे पास सीरियस केसेस फिर से आने लगे हैं, तो उसको बोलते हैं विरुलेंट स्ट्रेन वापस से वायरस की आ रही है। तो वैसे ही स्थिति हमको दिख रही है फिर से बनते हुए। और आईसीयू बेड्स, मैंने पहले बताया भी आपको, आईसीयू बेड्स फुल होने लगे हैं, बाईपेप वाले बेड्स फुल होने लगे हैं। तो स्थिति वैसी ही बन रही है ऑलमोस्ट जैसे कि उस समय मई जून में थी, अप्रैल में थी। अभी प्रशासन ने कुछ बेड्स जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए फिर बढ़ाए हैं, और सरकारी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। अरबिंदो की अगर हम बात करें फुल है, इंडेक्स फुल है, बाकी सारे हॉस्पिटल भी फुल है। तो ऐसी स्थिति में अब ऑप्शन क्या बचता है सर, और किस तरह की सावधानी रखना बहुत जरूरी हो गई है? देखिए, मैं अब केसेस बढ़ेंगे, फिर से मैं बता रहा हूँ, 500 केसेस, 600 केसेस, 700 केसेस बढ़ेंगे जिस हिसाब से लग रहा है। हमें ये चाहते हैं, हम लोग का प्रयास ये है, केसेस बढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हमको सीरियस केसेस नहीं चाहिए, हमें क्रिटिकल केसेस नहीं चाहिए। जो स्थिति हमारी जून जुलाई में थी कि हमारे पास सीरियस केसेस नहीं थे, हमारे आईसीयू बेड्स खाली थे, हमारे पास बाईपेप मशीन्स खाली थी, हमारे पास वेंटिलेटर खाली थे काफी। तो अगर केसेस बढ़ रहे हैं और सीरियस केसेस कम हो रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है, राइट। कि वो कब होगा, जब हम जल्दी से रिपोर्टिंग करेंगे, जल्दी से दिखाएंगे जी। अगर किसी को सिम्टम है, जल्दी से अस्पताल जाएंगे, जल्दी से डॉक्टर को बताएंगे,
और होम आइसोलेशन इज द बेस्ट। अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो सेल्फ आइसोलेशन, होम आइसोलेशन से अच्छी चीज कुछ भी नहीं है। अस्पताल में जाने, जो सीरियस केसेस नहीं है, जिनको हल्का फुल्का बुखार है, जिनको सांस नहीं फूल रही है, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ सूंघने की क्षमता खत्म हो गई है, भूख लगना कम हो गया है, वो लोग जिनका सिचुएशन 94% से ऊपर है, वो लोग सेफली होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। और ये बात समझना होगा आम जनता को, पब्लिक को, कि इससे डरना नहीं है। हमको फेस करके जल्दी से जल्दी जांच करा के, रिपोर्ट करा के, अगर अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे कोरोना हो गया है, तो जल्दी से सेल्फ आइसोलेशन में चले जाए, क्योंकि वो संक्रमण की चेन चालू हो जाती है। फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और बढ़ते चले जाते हैं। एक घर का एक व्यक्ति संक्रमण में होता है, वो फिर सबको कर देता है संक्रमण। तो सेल्फ आइसोलेशन जी, तो केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, क्योंकि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। इस वायरस की इन्फेक्टिविटी रेट सबसे ज्यादा है। जो पहले मर्स हुए थे, सार्स हुआ था, चाहे इबोला वायरस की बात करें, कोई भी ऐसे इन्फेक्शन हुए, महामारी हुई है, वो उनकी इन्फेक्टिविटी रेट इतनी ज्यादा नहीं जितने कोविड की इन्फेक्टिविटी। तो केसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन अगर सीरियस केसेस ना हो, वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, ताकि जाने बच जाए, सीरियस केसेस से जाने बच जाए और जल्दी से जल्दी पीक आके खत्म हो जाए। सर, इस बात से आप सहमत है कि अब कोरोना मास से निकलकर क्लास में पहुंच गया? बिल्कुल। ये अभी जो केसेस आ रहे हैं, वो अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास के आ रहे हैं। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास अभी काफी फैल चुका है संक्रमण। और पहले तो छोटी बस्ती में था, लोअर सोसाइटीज में था, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के केसेस आ रहे थे, लेकिन अभी तो जनरलाइज्ड है, सब जगह फैल गया है। इंदौर की पेरिफेरी से केसेस आ रहे हैं, हायर सोसाइटी से केसेस आ रहे हैं। तो डेफिनेटली क्लास में, एक पर्टिकुलर क्लास में भी अब कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं। और यही होता है। आपका पहला केस हिंदुस्तान में 31 जनवरी को आया था केरला में, और आप आज देखिए, आज हम सितंबर में है, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और इंदौर भी जो पहला केस 24 मार्च को रिपोर्ट हुआ था, और आज सितंबर की बात करें, 4-5 महीने में अब आज इतने केसेस अपने पास हो गए हैं। तो ये क्लास अपार्ट हो रहा है, कोई किसी को छोड़ा नहीं, किसी समाज को नहीं छोड़ा है, किसी तबके को नहीं छोड़ा है, सारे इकोनॉमिक क्लास में आ रहे हैं। और कभी कभी हम बातें करते हैं वैसे कि लोअर क्लासेस की कैसे लोग कम आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ हॉटस्पॉट्स थे पहले, वहाँ कहीं ना कहीं हम छोटा ऐसी फीलिंग कर रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जैसी बातें होने लगी है उनके अंदर, ऐसा लग रहा है हमको। इसीलिए देखते हैं, लेट्स सी। सो एक ही रीजन हो सकता है कि लोअर क्लास के पेशेंट अब कम आ रहे हैं। आपने हर्ड इम्यूनिटी की बात कही, सीरो टेस्ट जो हुआ था उसके, और आप चूंकि सरकारी कमेटी के सदस्य हैं, आईएमए के सदस्य हैं, तो क्या हर्ड इम्यूनिटी कितनी % डेवलप हुई और कितना उसमें काम हुआ? मैंने बताया ना, अभी ऐसा लगता है सीरियस चीजें, सीरो सर्वे तो सीरियसली तो अभी और बचा है, इतना छोटे से लेवल पे नहीं हो सकता। सीरो सर्वे देखना है तो हमको और ज्यादा सर्वे करना होगा। लेकिन अगर हम केसेस की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि कहीं पर्टिकुलर कम्युनिटी केसेस कैसे आ रहे हैं हमारे पास, कितने केसेस कहाँ हो रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया, लोअर कम्युनिटी कम होने के कारण हम सोच सकते हैं ऐसा कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप उन एरिया में थोड़ा बहुत डेवलप होने लगी है। वैसे अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकली और प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन के हिसाब से, तो 60% जनता जब तक इन्फेक्ट नहीं होती तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती है। इस हिसाब 60% जनता को इन्फेक्ट होना पड़ता है। जनता की आपने बात कही है, तो क्या लगता है इंदौर में 18 लाख इन्फेक्टेड होंगे तब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी? वो लगता नहीं है, वो तो तब तक तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी जी। उसके पहले हम जो बात कर रहे थे कि कैसे भी करके हमको सब तरह से प्रयास करना है, हर्ड इम्यूनिटी आए ना आए, हमें प्रिवेंशन को रोकना है, आगे बढ़ने से प्रोपोगेशन को रोकना है, वायरस के ट्रांसमिशन को रोकना है, चेन ब्रेक करनी है संक्रमण की, और टाइम निकालना है जब तक वैक्सीन नहीं आता है, ताकि वैक्सीन का भी जब दिसंबर तक हो सकता आ जाए, तब काफी वैक्सीनेशन से फायदा मिल सकता है पेशेंट्स को, सबको, आम जनता को। तो वो हम उस प्रयास को हमको बस रोकना है, इस चीज को आगे, संक्रमण की स्पीड, जैसे मैंने बताया कि हमने जून में एक्सपेक्ट किया था 15,000 केसेस, राइट, और आज सितंबर आ गया है। तो हम ऐसे ही अगर धीरे धीरे करके रोकते रहे इस चीज को, और जब मल्टीपल प्रयास होंगे, हर्ड इम्यूनिटी कहीं किसी क्षेत्र में आ रही है, ऐसा नहीं है कि सब जगह आ जाएगी। जो कंडेंस जगह है, जहाँ
पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा है, वहाँ जल्दी हर्ड इम्यूनिटी आएगी। जहाँ स्प्रेड है, फैला हुआ है, वहाँ काम जल्दी आएगी, राइट। और वैक्सीन और हमारे प्रिवेंशन के तरीके, ये सब मल्टीपल प्रयास करने होंगे हम लोगों को, ताकि हम इससे संक्रमण से निजात पा सके। बतौर एक रूमेटोलॉजिस्ट आपका क्या ओपिनियन है, जो लोग रूमेटोलॉजी से पीड़ित हैं, जिन लोगों को आर्थराइटिस है, रूमेटोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप उनको क्या सलाह देते हैं? आपने ये तो बहुत अच्छा प्रयास सवाल पूछा मेरे से, क्योंकि मेरी फील्ड भी है। और आपको मैं कोविड टास्क फोर्स में हूँ, इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ, तो उसका एक फायदा भी मिला है। दो बातें करूंगा। एक तो पहली बात करता हूँ आपके क्वेश्चन, दूसरा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ इम्यून सिस्टम से संबंधित। कोविड क्या कर रहा है? कोविड के में जो केसेस की जाने जा रही है या जो केसेस सीवियर हो रहे हैं, उन केसेस में साइटोकाइन स्टॉर्म डेवलप हो रहा है। आपने वर्ड सुन लिया होगा अब तक, साइटोकाइन स्टॉर्म, बहुत काफी बार। साइटोकाइन कुछ केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में साइटोकाइन्स बनाते हैं और इन्फ्लेमेशन करते हैं, और तूफान की तरह साइटोकाइन एक केमिकल है, और स्टॉर्म मतलब तूफान की तरह बॉडी में फैल रहा है। और निमोनिया कल बिल्कुल नहीं था, आज पूरा लंग भर गया निमोनिया से, तो इसको बोलते साइटोकाइन स्टॉर्म। उसमें हाई फीवर, कंटिन्यूस फीवर आ रहा है, हाई फीवर, कुछ लैब टेस्ट IL-6 लेवल, सीरम फेरेटिन लेवल, और LDH लेवल, CRP लेवल बहुत हाई हो रहा है। और ऐसे केसेस में साइटोकाइन स्टॉर्म डेवलप हो रहा है, और ये साइटोकाइन स्टॉर्म इम्यून सिस्टम की बीमारी है। और ये मैं पहले ही समझ गया था अप्रैल में ही, तभी हमने साइटोकाइन स्टॉर्म के सारे फॉर्म प्रोफार्मा बना के सारे डॉक्टर्स को बता दिया था, साइटोकाइन स्टॉर्म है, कोविड करता है, ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो साइटोकाइन स्टॉर्म पहचानना सिखाया, बताया सबको ये साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, इसलिए सीवियर केसेस में दवा यूज करनी चाहिए। हमने टोसिलिजुमैब जो एक दवा नाम सुना होगा आपने, वो हम आर्थराइटिस में यूज करते हैं। मैं 12 साल से यूज कर रहा हूँ, मैं पिछले 12 साल से टोसिलिजुमैब यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज में आर्थराइटिस में यूज करते हैं। साइटोकाइन को खाने की दवा यूज होती है ये। और रूमेटोलॉजिकल डिजीज में साइटोकाइन्स बढ़ते हैं, खराब साइटोकाइन्स बढ़ते हैं हमारे ऑल ऑटोइम्यून डिजीजेस में। तो मैं ऑटोइम्यून डिजीजेस में यूज करता हूँ इन सब दवाइयों को, इसलिए कोविड को हम जल्दी से साइटोकाइन स्टॉर्म को पहचान रहे हैं और जल्दी से इसका इलाज कर रहे हैं। आज जो टोसिलिजुमैब इंजेक्शन है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छा यूज इंदौर में हो रहा है, इससे डेथ रेट फट से कम हो गई है और केसेस कम हुए। स्टेरॉइड्स का टाइम पे यूज होना, वैसे स्टेरॉइड लगातार लोग खाते हैं तो नुकसान होता है। हमने अप्रैल में से सबको बता दिया कि ये साइटोकाइन में स्टॉर्म में जा रहा है तो स्टेरॉइड यूज करें आप, तो फट से जाने बचना शुरू हो गई। एक लिमिटेड मात्रा में 2 से 3 हफ्ते में यूज कर ले, और फिर बाद में यूरोप में अमेरिकन गाइडलाइन में भी आ गया और WHO ने बता दिया कि डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड यूज करना चाहिए कोविड में। तो वो आज इंदौर में हम कब से यूज कर रहे हैं इस चीज को। तो ऐसे इम्यूनोलॉजिस्ट हम समझ पाए कोविड के इम्यून सिस्टम को गड़बड़ी करना, साइटोकाइन स्टॉर्म करना। अब अगर बात करूं मैं मेरी बीमारियों की, जो ऑटोइम्यून डिजीज, ऐसा लगता था कि ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट्स में कोविड होगा तो बहुत खराब होगा, बहुत खराब होगा, और ये पेशेंट्स में डेथ रेट बढ़ जाएगी कभी होता है तो। मेरे अभी तक करीब 20 पेशेंट्स में कोविड हुआ है, जिन्होंने मुझे बताया मेरे पेशेंट्स ने कोविड हो गया। आपको जान के खुशी होगी किसी की डेथ नहीं हुई। क्या बात। सब पेशेंट, चाहे वो 72 ईयर्स के एज हो, चाहे वो 50 साल के एज हो, जो दवाएं पे है, ऑटोइम्यून डिजीज की दवाओं पे, इम्यूनोसप्रेसेंट पे है, वो सब ठीक होकर आ गए। बड़ी बात। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि ये पेशेंट हमारे दवाइयों को होते हैं, उससे साइटोकाइन्स पहले ही दबे रहते हैं, वो स्टॉर्म में नहीं जा पाते हैं, या इतना हाई साइटोकाइन स्टॉर्म डी पीक होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में वो पीक नहीं आ रहा है, वो स्टॉर्म सीवियर केसेस नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात करें, हाँ ये जरूर है कि जो आर्थराइटिस के पेशेंट है, ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट है, जो दवा खा रहे हैं, चाहे वो हमारे बीमारी के नहीं हो, कोई भी दूसरी बीमारी जिसमें इम्यूनोसप्रेसिव दवा खा रहे हैं, उनको बचना चाहिए, उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए, उनको क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए, मास्क का प्रॉपर यूज करना चाहिए, फेस शील्ड का यूज कर सकते हैं वो। ये सब चीजें हैं, अलग अलग बातें, ये हम जानकारी देते भी है, अपने पेशेंट्स को बताते भी है, वेबिनार्स के जरिए भी बताते हैं कि आपको ये सब ध्यान रखनी है। तो अभी आपके थ्रू भी माध्यम से भी मैं बता रहा हूँ लोगों को, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है, जिनको आर्थराइटिस है, या कोई भी ऐसी बीमारी, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो पेट की या न्यूरो की बीमारी जिसमें इम्यूनोसप्रेसिव दवा यूज की जाती है, वो लोग अपना दवा टाइम पे खाएं, दवा कंट्रोल में रख के साथ बीमारी कंट्रोल में रखें। और ये सब पालन जो है, आइसोलेशन मतलब आपको दूर रहना किसी से, आपको भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, ये सब का ध्यान रखते हुए अगर रखेंगे तो वो गंभीर केसेस नहीं आएंगे, कोरोना नहीं होगा, और होगा तो हल्का सा होगा। एक कोरोना का इम्पोर्टेंट है, एक पर्टिकुलर लोड, वायरल लोड आना चाहिए तभी सीवियर होता है।
अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन हुआ तो सीवियर नहीं होगा। अगर बार बार रिपीटेटिव वायरल लोड आ रहा है तो वो सीवियर केसेस में जाएगा। आपने सही बात कही कि कई सारी बीमारियां ऐसी है जिसमें कोरोना के इफेक्ट ज्यादा होने की संभावनाएं होती है। कैंसर का आपने नाम लिया, तो कैंसर को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि 2 अभिनेताओं की मौत हुई, उनमें से ऋषि कपूर जो वे भी कैंसर से पीड़ित थे और एक अन्य अभिनेता, दोनों ही कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी और कहीं न कहीं इन्फेक्टेड होने के बाद शायद वे समय से पहले उनकी मौत हो गई, ऐसा मेरा मानना है, मुझे लगता भी है। जी बहरहाल आपने काफी उम्दा और अच्छी जानकारियां दी हैं डॉक्टर साहब। लोगों को निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। डॉक्टर सौरभ मालवीय के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि रूमेटोलॉजिस्ट हैं, आईएमए की कमेटी के मेंबर्स हैं और जो टास्क फोर्स इंदौर की जो कोरोना कंट्रोल को लेकर बनी उसके सदस्य हैं। और जब आप इनसे मिलने जाएंगे तो समय थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन इलाज पक्का होता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, हमारे तमाम सारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपसे विदा लेने से पहले मेरी गुजारिश है सबसे, और ये मेरी अपील है, कृपया एसएमएस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सैनिटाइजेशन का, और अच्छे से पालन करें। ऐसा नहीं कि मास्क पहन लिया तो कुछ भी पहन लिया। मैं बोलता हूँ मास्क मेंटेनेंस करें, मास्क का मेंटेन करना जरूरी है। हाथ, हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन मतलब हैंड हाइजीन, हाथ प्रॉपर तरीके से साफ करें और हर बार साफ करें जब आप अपनी सराउंडिंग को छू रहे हो, चाहे वो चेहरे पे चाहे आसपास के, और डिस्टेंसिंग। ये 3 चीज अगर आपने कर ली है तो कोरोना को जल्दी मात दे सकते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।